देता। अमरनाथ यात्रा पर भी आपके कुछ कमेंट्स से पर्यावरण को लेकर के काफी विवाद हुआ। मेरे कमेंट से तो नाराज हो गए, लेकिन उसका क्या करें, वो पिघल गए बाबा जी, इस बार फिर पिघल गए। 12 दिन यात्रा के बचे थे, अभी यात्रा चल रही है, 12 दिन और थे। और शिव जी महाराज नदारद उसको बिल्कुल। हाँ, अब मैं क्या करूं, अब मेरी बात से आपको बुरा लग जाता है, मैं कह रहा हूँ वो एक प्राकृतिक स्थल है, चमत्कार कह लो, कुछ भी एक फेनोमेना है जी। 13,500 फुट हिमालय में ऊपर से पानी भी टपकेगा, वो जमेगा, जम करके वो आप कहते हो जी शिवलिंग, शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी जैसे प्रकट होते हैं आप भागते हो वहाँ पर। अभी 10-20 हज़ार जाओगे ठीक ठाक रहेगा, कई लाख जाओगे उसकी गर्मी से ही, शरीर की गर्मी से ही वो वातावरण बदल जाता है सारा। इस बार 5-6 लाख लोग चले गए, वो जल्दी पिघल गए। तो अब आप तो इन सब चीज़ों को यदि हम नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि मैं कोई हिंदू धर्म का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आर्य समाज से मेरा ताल्लुक है जी। जितना हिंदू धर्म का उपकार आर्य समाज ने किया है, अच्छे समझदार मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे आर्य समाज को कि देखिए आप लोग बैठिए मत, जब आप लोग बैठ जाते हैं तो हम रुक जाते हैं, हम हिंदू समाज के लोग रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं। और जब आप चलने लगते हैं तो हम कम से कम बैठ करके देखते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो हम चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप यदि रुक गए तो हम तो मर जाएंगे, इसलिए आप लोगों का जागना, आप लोगों का दौड़ना तेज रफ्तार से जारी रहना चाहिए। ये भावना थी पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो ऐसी ही भावना होनी चाहिए, हम लोग मिल कर के एक दूसरे के साथ जुड़ें। महर्षि दयानंद इस देश के थे, कितना उन्होंने त्याग बलिदान किया। इसी राजस्थान की धरती पर उनको जहर दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। जोधपुर में जहर दिया और अजमेर में वो बेचारे मारे गए। अब सोचिए क्या किया था उन्होंने, किसी का नुकसान किया था? नहीं, कल्याण की बातें कह रहे थे वो, लेकिन जिनके कल्याण की बात को वही नाराज हो जाए। ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब का एक व्यक्ति सच सुनने की क्षमता खोता जा रहा है, बड़े स्तर पे तो खैर वो खो ही चुके हैं, और भी सच नहीं सुनना चाहता, तो क्या उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? ये इतना आदमी क्यों मतलब अपने आप को कृत्रिम बनाता जा रहा है? नहीं, ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मीडिया आज इतना ताकतवर हुआ है, और कल तक पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर कुछ गोल मटोल सी बात कह के बहका देते थे एक दूसरे मेंबर को, और मिली भगत सी चलती रहती थी। अब मीडिया तो उनके घर पे पहुंचता है, उनके मुंह में माइक ठूंस करके कहता है बोल, है जी, और बेचारा बोले तो मरे, न बोले तो मरे, जनता के सामने वो एक्सपोज होता है जी, समझे ना। इसलिए पारदर्शिता जो है ना, बहुत मीडिया के माध्यम से जो आई है, वो उसने क्रांति ला दी, इसको और बढ़ाएं धीरे धीरे जिम्मेदारी से, समझ रहे ना। इसका एक बड़ा लाभ होने जा रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो सच कहने से बचेंगे, तो उनका झूठ जो है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे और फिर फंसते जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, जनता की नज़रों में गिरेंगे। तो ये एक तरीका है मीडिया का अच्छा उपयोग हो, पारदर्शिता हो, सूचना का अधिकार मिल गया है, और ये लोकपाल और बन जाए, एक अच्छा बन जाए जी, फिर आप देखेंगे परिवर्तन आएगा और हमारे देश का भाग्योदय होके रहेगा। आपने बात की क्रांति, हमारे सामने इतिहास गवाह है कि जब जब भी जिन जिन देशों के अंदर हमारे जैसी परिस्थितियां पैदा हुई, तब तब वहाँ पर आम जनता को मजबूर होकर क्रांति का बिगुल बजाना पड़ा। चाहे वो अब कहाँ से भी शुरू कर लीजिए, बहुत सारे देशों के उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस देश जैसे जैसे उस परिवर्तन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उस परिवर्तन की चाह बढ़ रही है हर आदमी में, कभी कभी लोकपाल या RTI जैसे कानून उन कदमों को थोड़ा सा और आगे सरका देते हैं, उस परिवर्तन को मतलब बहुत तेज़ी से छूने नहीं देते, रोक देते हैं। एक बार एक जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ठंडे पानी के छींटे, रुको 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 अभी सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, फिर नहीं बदलता, फिर 10 साल तक हमें चलना पड़ता है। परिवर्तन कब आएगा? एक आम आदमी इस व्यवस्था को बिल्कुल ये मान चुका है कि ये तहस नहस हो चुकी है, वहाँ उसका अस्तित्व नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका है, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अब उसके लिए शायद नहीं रह जाते जब वो चुन के अपने सदनों में बैठते हैं। देखिए, आपने पता नहीं कैसे ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, कानून का राज होना चाहिए देश में,
संस्थाएं बननी चाहिए देश में। कोई आदमी अच्छा है इसलिए अच्छा हो रहा है, कोई फिर दूसरा व्यक्ति आ गया उसकी जगह बुरा आदमी फिर बुरा होने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। कानून सख्त हो, सही हो, और कोई भी आए उसकी जगह पर उसकी जिम्मेदारी हो, अकाउंटेबिलिटी हो उसको लागू करने की। यदि इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए तो देश में आप देखेंगे कानून हमारे देश में कम अच्छे नहीं, अभी भी जितने हैं बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी के ऊपर वो नहीं है। आप एक अफसर को पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, कोठी कार दे रहे हैं, चपरासी सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, या दूसरों से रिश्वत लेकर के नाजायज़ काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, हाँ? तो और आपस में मिली भगत है। बड़े अफसर के पास अधिकार है, छोटे अफसर की शिकायत आई तो उसकी जांच हो कि ना हो। अब आप बड़े अफसर से उसकी मंजूरी लीजिए तो छोटे अफसर की जांच हो, तो क्यों देगा वो अपने नीचे के अफसर की जांच के आदेश? क्योंकि उससे उसका हफ्ता बंधा हुआ है, महीना बंधा हुआ है। सही बात। तो मेरा सवाल ये, आखिर ये परिवर्तन कब आएगा? हम कब इस व्यवस्था को बदल पाने में कामयाब आएगा? देखिए, दो चीज़ों से आएगा परिवर्तन। नंबर एक, जो मैंने अभी शुरू में कहा, पारदर्शिता वगैरह बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़, लोक शक्ति बढ़नी चाहिए। ये जो 5 साल में एक बार बटन दबाओ और भाग जाओ, छिप जाओ, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं जो ऐसा कहते हैं जी। सही लोकतंत्र वो है जो कहें बटन दबा करके आपने मुझे अपना नौकर बनाया है, मुझे सेवा का मौका दिया है, तो आप इस बटन को ले करके मेरे सिर पे सवार रहो, देखो मैं रोज़ रोज़ सुबह शाम ठीक आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ कि नहीं। यदि मैं आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ा चला रहा हूँ तो आपको अधिकार होना चाहिए मेरे कुर्सी पर भी कुल्हाड़ा चलाओ, मुझे नीचे उतार दो। ये कहने की बात यदि देश में आ जाए कि लोक शक्ति को सर्वोपरि माना जाए और संसद को, लोकसभा को 2 नंबर पे, फिर देखिए काम होने लगेगा। लेकिन आपको लगता है इस अपने समाज के अंदर अज्ञानता, शिक्षा इतने मतलब इतने व्यापक पैमाने पे है कि आम आदमी की शायद इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि उसका क्या अधिकार है, उसके कर्तव्य समझ में आ रहे हैं। अब हमारे आंदोलन का, जी, अन्ना हजारे के आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा लोक शक्ति जगाना जी। उसके अंदर एक पहला पड़ाव है आपका लोकपाल बिल। ये मान लीजिए आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे चुनाव सुधार लाओ। एक एक व्यक्ति एमएलए में 2 करोड़ खर्च कर रहा है, एमपी में 10 करोड़ खर्च कर रहा है, पैसे के बल पर, गुंडों के बल पर वोट लेके जीतते जा रहा है, या जात पात का समीकरण बैठा रहा है, या आखिरी रात शराब पिला रहा है। तो सब गलत हथकंडे बंद होंगे तो अच्छे लोग चुनने के लिए आएंगे। फिर हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। सारी ताकत कुछ एक मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में क्यों हो? क्यों नहीं ग्राम सभा के पास हो? ग्राम सभा का मतलब हर नागरिक गांव का, वार्ड सभा के पास हो। सही। तो हमारी अगली मंजिल जो आप देखेंगे, अब अन्ना के ही पूरे नेतृत्व में हम बड़ी एक लंबी लड़ाई, जिसको हम कह रहे हैं आज़ादी की दूसरी लड़ाई, वो लड़ने जा रहे हैं। क्या आपसे मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि रेड बेल्ट जिसको कहा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से क्रिएट हो रही है, नक्सलवाद की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की वजह से। भ्रष्टाचार यदि समाप्त होगा तो ये रेड कॉरिडोर और ये जो नक्सलवाद है ये भी समाप्त हो जाएगा। क्या आप नक्सलवादियों से आह्वान करेंगे कि वो भी मतलब इस मुहिम में आगे आकर के आपका साथ दे? वो तो कह रहे हैं, वो तो उन्होंने तो मुझे चिट्ठी लिख के कहा है जी, क्या कि आप ये भ्रष्टाचार खत्म करवाइए और सरकार हमसे बातचीत करे तो हम हथियार छोड़ देंगे और हम काम करेंगे। वो तैयार हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे खास मेहमान स्वामी अग्निवेश। कोटा प्रवास के दौरान खास बातचीत के लिए स्वामी अग्निवेश हमारे STN स्टूडियो पर पधारे। आपने उन्हें देखा और सुना, इसके लिए आप सभी दर्शकों और स्वामी अग्निवेश का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।